दोस्तों, अगर कल दुनिया का सबसे संवेदनशील समुद्री रास्ता स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज हमेशा के लिए बंद हो जाए तो क्या होगा? क्या दुनिया भर की गाड़ियां जहां की तहां खड़ी रह जाएंगी, फैक्ट्रियों के पहिए थम जाएंगे और ग्लोबल इकोनॉमी तबाह हो जाएगी? जब मिडिल ईस्ट के युद्ध और लाल सागर के अंदर मिसाइल हमलों ने दुनिया की सबसे व्यस्त जीवन रेखा यानी कि स्वेज कैनाल का गला घोट दिया, तब नई दिल्ली के साउथ ब्लॉक के अंदर बंद कमरों के भीतर क्या फैसला लिया गया? आखिर रशियन राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अचानक से अपने सबसे गुप्त और सबसे विशाल बर्फीले खजाने की चाबी भारत के हाथों में क्यों सौंप दी? क्या मॉस्को ने चाइना की आंखों के अंदर धूल झोंक करके भारत के साथ में एक ऐसा रणनीतिक समझौता कर लिया है जो 21st सेंचुरी के ग्लोबल मैप को हमेशा के लिए पलट करके रख देगा? और अमेरिका की सख्त पाबंदियों और धमकियों की परवाह किए बिना भारत ईरान के चाबार पोर्ट पर 10 साल की ऐतिहासिक डील साइन करके कौन सा ऐसा खेल खेल चुका है जिसने अमेरिकी हुक्मरानों के होश उड़ा दिए? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मुकेश और आज इस महायोजना की एक एक परत को गहराई से दोस्तों डिकोड करने वाले हैं। दोस्तों, जियोपॉलिटिक्स की बिसात पर इस समय जो कुछ घट रहा है वो कोई सामान्य घटना नहीं है। इसे समझने के लिए पहले समुद्र के उस नक्शे को देखिए जिस पर पूरी दुनिया का 80% व्यापार टिका हुआ है। पूरी दुनिया के समुद्री व्यापार की सबसे बड़ी कमजोरी उसके चोक पॉइंट्स यानी कि वो सकरे समुद्री रास्ते हैं जहां जरा सी भी हलचल पूरी दुनिया का दम घोट सकती है। फारस की खाड़ी का स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, लाल सागर का बाब अल मंदेब और मिस्र की स्वेज कैनाल, दुनिया का लगभग 20% कच्चा तेल अकेले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से गुजरता है, जबकि ग्लोबल कंटेनर ट्रेड का 12% हिस्सा स्वेज कैनाल पर डिपेंडेंट करता है। लेकिन दोस्तों, पिछले कुछ सालों के अंदर मिडिल ईस्ट के भयंकर तनाव, हूती विद्रोहियों के ड्रोन अटैक्स और एंटी शिप मिसाइलों के हमले और आए दिन लगने वाले समुद्री जाम ने यह साबित कर दिया है कि पुराने रास्ते अब मौत का फंदा बन चुके हैं। जब पश्चिमी देशों की बड़ी बड़ी शिपिंग कंपनियों ने लाल सागर से अपने हाथ खींच लिए और जहाजों को पूरे अफ्रीका महाद्वीप का चक्कर लगा करके केप ऑफ गुड होप के रास्ते 14 दिन ज्यादा का सफर तय करने पर मजबूर कर दिया, तब दुनिया भर के अंदर महंगाई का ऐसा तूफान आया जिसने यूरोप से लेकर के अमेरिका तक की कमर तोड़ दी। जहाजों का भाड़ा 300% तक बढ़ गया, इंश्योरेंस प्रीमियम आसमान छूने लगी और सप्लाई चेन पूरी तरह से चरमरा गई। लेकिन दोस्तों, ठीक इसी समय जब पूरी दुनिया घुटनों पर थी, भारत ने दुनिया को दिखा दिया कि असली स्ट्रेटेजिक ऑटोनोमी और दूरगामी कूटनीति किसे कहते हैं। भारत ने किसी एक गुट या एक रास्ते के ऊपर हाथ रख करके बैठने के बजाय दुनिया के दोनों छोरों पर एक साथ इतिहास का सबसे बड़ा कूटनीतिक चक्रव्यूह रच दिया है। दोस्तों, इस चक्रव्यूह का पहला और सबसे शक्तिशाली फ्रंट खुलता है पश्चिम एशिया और यूरोप के बीच में, जिसे हम IMEC यानी कि इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर के नाम से जानते हैं। सितंबर 2023 में जब नई दिल्ली के भारत मंडपम में G20 समिट का आयोजन हुआ, तब प्रधानमंत्री मोदी, अमेरिकी राष्ट्रपति और मिडिल ईस्ट के टॉप लीडरशिप ने मिलकर के इस महा कॉरिडोर का आधिकारिक शंखनाद किया था। दोस्तों, ये कोई साधारण रेल या फिर रोड प्रोजेक्ट नहीं था, बल्कि ये चाइना के कर्ज जाल वाले BRI यानी कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की रीढ़ तोड़ने वाला सबसे पारदर्शी और सुरक्षित वैश्विक मास्टरस्ट्रोक था। जरा IMEC के इस रूट के गणित को समझिए दोस्तों। ये कॉरिडोर भारत के पश्चिमी तट पर स्थित अत्याधुनिक मुंद्रा पोर्ट और JNPT पोर्ट से स्टार्ट होता है। दोस्तों, यहां से आधुनिक कंटेनर जहाज अरब सागर को पार करके सीधे UAE के पोर्ट्स पर उतरते हैं। इसके बाद में शुरू होता है रेगिस्तान का सबसे हाईटेक नेटवर्क। UAE से एक अत्याधुनिक और हाई स्पीड रेलवे लाइन सऊदी अरेबिया के विशाल भूभाग और जॉर्डन को पार करते हुए सीधे भूमध्य सागर के तट पर मौजूद इजराइल के हाइफा पोर्ट तक पहुंचती है और हाइफा से जहाजों के जरिए ये पूरा कार्गो बिना किसी रुकावट के ग्रीस के पोर्ट और इटली के जरिए पूरे यूरोपियन यूनियन के अंदर फैल जाता है। दोस्तों, इस पूरे रूट का असर क्या हुआ? जहां पुराने स्वेज कैनाल के रास्ते भारत से यूरोप तक माल पहुंचाने के अंदर 30 से 35 दिन का समय लगता था और हर वक्त युद्ध या फिर समुद्री जाम का खतरा बना रहता था, वहां IMEC ने इस पूरे समय को 40% तक घटा करके महज 14 से 18 दिन कर दिया है।
दोस्तों लॉजिस्टिक्स और शिपिंग की लागत के अंदर सीधे 30% से ज्यादा की भारी गिरावट आ गई है। लेकिन असली खेल केवल सामान ढोने का नहीं था, असली खेल था भूमध्य सागर के उस रणनीतिक लंगर का जिसे भारत ने अपने कब्जे में ले लिया है। दोस्तों भारत के अडानी ग्रुप ने इजराइल के रणनीतिक हाइपापोर्ट को लगभग 1.2 बिलियन डॉलर्स यानी कि 10,000 करोड़ से ज्यादा की भारी भरकम बोली लगा करके अपने नाम कर लिया। पश्चिमी मीडिया और अंतर्राष्ट्रीय रक्षा विशेषज्ञ इस कदम को देख करके दंग रह गए। हाइपापोर्ट सिर्फ एक बंदरगाह नहीं है, ये यूरोप का मुख्य द्वार है और भूमध्य सागर के अंदर अमेरिकी नौसेना के 6th फ्लीट का सबसे सुरक्षित ठिकाना भी है। हाइफा के ऊपर भारतीय नियंत्रण का सीधा मतलब था कि चाइना की पीएलए भी चाकर के भी इस रूट को धमका नहीं सकती थी। और दोस्तों यहीं पर जन्म हुआ I2U2 गठबंधन का, जिसके अंदर इंडिया, इजराइल, यूएई और यूएसए शामिल हैं। दोस्तों इसे पश्चिम एशिया का नया क्वाड कहा जाता है। दोस्तों 2020 के अंदर हुए ऐतिहासिक अब्राहम अकॉर्ड ने जब इजराइल और अरब देशों के बीच में दशकों पुरानी दुश्मनी की दीवारों को गिरा दिया तो भारत ने उस मौके को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया। यूएई ने भारत के अंदर मेगा फूड पार्क्स और आधुनिक एग्री लॉजिस्टिक्स नेटवर्क बनाने के लिए $2 बिलियन के भारी भरकम इन्वेस्टमेंट की घोषणा की। इजराइल ने अपनी विश्व प्रसिद्ध वाटर रिसाइकलिंग और हाईटेक एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी दी और भारत ने अपना विशाल उत्पादन और मैन पावर झोंक दिया। दोस्तों सऊदी अरेबिया और यूएई जैसे खाड़ी देश जो ईरान के खतरे और तुर्की के चालों से अपनी सुरक्षा को लेकर के चिंतित रहते हैं और चाइना पर भी आंख मूंद करके भरोसा नहीं करना चाहते, उनके लिए भारत एक शांतिपूर्ण, गैर विस्तारवादी और 140 करोड़ लोगों के असीम बाजार वाली महाशक्ति बनकर के सामने आया। लेकिन दोस्तों पश्चिम के अंदर आईमैक का जाल बिछाने के बाद भी भारत रुका नहीं, क्योंकि साउथ ब्लॉक के रणनीतिकारों को अच्छे तरीके से मालूम था कि 21st सेंचुरी की असल जंग केवल गर्म रेगिस्तानों के अंदर नहीं बल्कि उत्तर के उन बर्फीले समंदर के अंदर लड़ी जाएगी जहां दुनिया का 30% अनछुआ प्राकृतिक गैस और 13% कच्चा तेल दफन है। और दोस्तों यहीं से शुरू होता है कहानी का सबसे हैरत अंगेज और सनसनीखेज दूसरा अध्याय। दोस्तों रशिया और यूक्रेन के बीच में शुरू हुए संघर्ष के बाद में जब अमेरिका और पश्चिमी देशों ने मॉस्को के ऊपर 15,000 से ज्यादा कड़े आर्थिक प्रतिबंध थोप दिए, यूरोप ने रशियन तेल और गैस की पाइपलाइंस के ऊपर ताले जड़ दिए, तब पश्चिमी थिंक टैंक्स को लगा था कि रशियन इकोनॉमी ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगी। लेकिन दोस्तों हुआ इसके ठीक उलट। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अपनी पूरी विदेश नीति को पश्चिम से मोड़ करके एशिया की तरफ घुमा दिया और इस मोड़ पर रशिया को जिस सबसे मजबूत और भरोसेमंद साझेदार की जरूरत थी वो कोई और नहीं बल्कि उनका दशकों पुराना सदाबहार दोस्त भारत था। दोस्तों रशिया के सुदूर पूर्व में मौजूद पैसिफिक बेड़े के सबसे खतरनाक गाइडेड मिसाइल क्रूजर वारियाग के दो सैनिकों के सामने खड़े होकर के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने जब एक सार्वजनिक संबोधन दिया तो पूरी दुनिया के रक्षा मंत्रालयों के अंदर हड़कंप मच गया। पुतिन ने दुनिया के सामने अपने सबसे बड़े ड्रीम प्रोजेक्ट यानी कि नॉर्दर्न सी रूट का आधिकारिक ऐलान करते हुए साफ शब्दों के अंदर कहा कि आर्कटिक के इस नए समुद्री मार्ग के ऊपर रशिया के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर के काम करने में भारत सबसे आगे है। दोस्तों पुतिन के इस बयान के बाद में भारतीय विदेश मंत्रालय के अधिकारी प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर दो टूक शब्दों के अंदर दुनिया को संदेश दे दिया कि भारत और रशिया के बीच में कनेक्टिविटी और रणनीतिक साझेदारी का दायरा लगातार बढ़ रहा है और नॉर्दर्न सी रूट यानी कि NSR को लेकर के दोनों देशों के बीच में उच्च स्तरीय बातचीत पूरी रफ्तार से चल रही है। अब दोस्तों आखिर क्या है ये नॉर्दर्न सी रूट जिसने व्हाइट हाउस से लेकर के चाइना तक के खतरे की घंटियां बजा दी है। तो दोस्तों NSR रशिया के उत्तरी आर्कटिक तट के किनारे किनारे साइबेरिया के बर्फीले समुद्रों से गुजरने वाला एक ऐसा सुपर हाईवे है जो अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को सीधे आपस में जोड़ता है। दोस्तों सदियों से ये रास्ता साल के अधिकांश महीनों के अंदर भयंकर बर्फबारी और 3 मीटर मोटी बर्फ की चादरों की वजह से जहाजों के लिए बंद रहता था। लेकिन क्लाइमेट चेंज की वजह से बर्फ के पिघलने और आधुनिक टेक्नोलॉजी के आने से ये रास्ता अब एक नए ग्लोबल ट्रेड रूट के अंदर तब्दील हो चुका है। दोस्तों जरा दूरी और समय के चौंकाने वाले आंकड़ों पर नजर डालिए।
अगर कोई कार्गो जहाज मुंबई या चेन्नई से यूरोप के सेंट पीटर्सबर्ग या लंदन के लिए पुराने स्वेज कैनाल से रास्ते से निकलता है तो उसे लगभग 21,000 किलोमीटर की लंबी दूरी तय करनी पड़ती है, जिसके अंदर कम से कम 35 से 40 दिन का समय लगता है। लेकिन दोस्तों, अगर वही जहाज रसिया के नॉर्दर्न सी रूट के जरिए यानी बर्फीले गलियारे से होकर के गुजरता है तो ये दूरी घट करके 13,000 किलोमीटर रह जाती है। यानी दोस्तों, सीधे 8,000 किलोमीटर की बचत और सफर के समय के अंदर भी 12 से 15 दिनों की भारी कटौती हो जाती है। सोचिए दोस्तों, 15 दिन कम जहाज चलने का मतलब है लाखों टन कीमती समुद्री ईंधन की सीधी बचत, जहाजों के कार्बन इमिशन के अंदर भारी गिरावट और अरबों डॉलर का लॉजिस्टिक मुनाफा। और सबसे बड़ी बात, इस रास्ते पर ना तो लाल सागर के अंदर मिसाइलें दागने वाले हुती विद्रोही हैं, ना कोई सोमालियाई समुद्री डाकुओं का खौफ है और ना ही स्ट्रेट ऑफ मलक्का या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जैसा कोई चौक पॉइंट है जहां कोई दूसरा देश दादागिरी दिखा सके। दोस्तों, ये पूरा का पूरा इलाका रसिया के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन और सख्त कंट्रोल के अंदर आता है, जहां दुनिया का कोई भी वेस्टर्न कंट्रीज किसी भी भारतीय कार्गो जहाज को छूने की हिम्मत भी नहीं कर सकता है। लेकिन दोस्तों, सवाल ये उठता है कि जहां तापमान -40 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता हो और समंदर का पानी बर्फ की ठोस चट्टानों के अंदर बदल जाता हो, वहां विशाल काय कंटेनर और तेल के टैंकर आगे कैसे बढ़ेंगे? दोस्तों, यहीं पर रसिया अपनी उस तकनीक को मैदान में उतारना चाहता है जो पूरी दुनिया के अंदर सिर्फ और सिर्फ मॉस्को के पास में है। तो दोस्तों, रसिया की सरकारी न्यूक्लियर कॉरपोरेशन रोसाटोम के पास में दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे ताकतवर न्यूक्लियर पावर्ड आइस ब्रेकर जहाज का बेड़ा मौजूद है। आर्कटिका, सिबर और यूराल जैसे विशाल काय परमाणु आइस ब्रेकर जब समंदर में उतरते हैं तो उनके न्यूक्लियर रिएक्टर से पैदा होने वाली बेहिसाब ताकत 3 मीटर मोटी बर्फ की परतों को ऐसे चीरते हुए आगे बढ़ती हैं जैसे गर्म चाकू मक्खन को काट देता है। रसिया इन बर्फीले रास्तों के ऊपर नए डीप सी पोर्ट, सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम, इमरजेंसी सर्च एंड रेस्क्यू बेस और रिपेयर यार्ड्स का एक ऐसा जाल बिछा रहा है जिससे ये रूट साल के 365 दिन पूरी तरह से चालू रहे। अब दोस्तों, जरा इस महायोजना के सबसे गहरे और खुफिया जियोपॉलिटिकल पहलू को समझिए। आखिर पुतिन ने चाइना के होते हुए भी भारत को इस प्रोजेक्ट का मुख्य कर्ता धर्ता क्यों बनाया है? यूक्रेन युद्ध के बाद में दोस्तों, पश्चिमी पाबंदियों की वजह से रसिया का व्यापारिक झुकाव चाइना की तरफ बहुत ज्यादा बढ़ गया था। चाइना अपनी भारी भरकम इकोनॉमी के दम पर रसिया के फार ईस्ट और आर्कटिक रीजन के अंदर अपनी मर्जी थोपने की फिराक में था। चाइना खुद को नियर आर्कटिक स्टेट घोषित करके आर्कटिक के अकूत तेल, गैस और दुर्लभ खनिजों के ऊपर एकाधिकार जमाना चाहता था। लेकिन व्लादिमीर पुतिन एक मजे हुए खुफिया रणनीतिकार हैं। वो बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि रसिया के सुदूर पूर्व और बर्फीले समंदर के अंदर अगर केवल बीजिंग का दबदबा रहा तो आने वाले 20 सालों के अंदर रसिया के लिए एक नया सिरदर्द पैदा हो जाएगा। लिहाजा पुतिन ने चाइना की इस बढ़ती महत्वाकांक्षा को संतुलित करने के लिए अपनी सबसे अचूक चाल चली है। उन्होंने अपने सबसे पुराने और सबसे विश्वसनीय ऐतिहासिक दोस्त भारत के लिए आर्कटिक और साइबेरिया के दरवाजे पूरी तरह से खोल दिए हैं। भारत को शामिल करने से रसिया को एक बहुत बड़ा स्थिर और स्वतंत्र खरीदार भी मिल गया है, जिससे रसिया की चाइना पर डिपेंडेंसी एकदम से खत्म हो गई है। दूसरी तरफ भारत को बिना कोई युद्ध लड़े चाइना के ठीक ऊपर और उत्तर में एक ऐसा रणनीतिक पैर जमाने का मौका मिल गया है जहां से भारत दुनिया के सबसे बड़े ऊर्जा स्रोतों के ऊपर सीधा कंट्रोल कर सकता है। दोस्तों, भारत के लिए ये अवसर किसी वरदान से कम नहीं है। भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई इकोनॉमी है जो बहुत जल्द तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा। दोस्तों, भारत को अपनी 140 करोड़ की आबादी की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए हर दिन भारी मात्रा के अंदर क्रूड ऑयल, LNG और LPG की जरूरत होती है। दोस्तों, अगर लेटेस्ट डेटाज को अगर हम देखते हैं तो भारत ने अपने कुल तेल खपत का लगभग 35 से लेकर के 40% हिस्सा रसिया से भारी डिस्काउंट पर खरीदा है। जब पश्चिमी देश भारत के ऊपर रसिया से तेल ना खरीदने का दबाव बना रहे थे, तब भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने पूरी दुनिया के सामने सीना ठोक करके कहा था कि भारत की पहली प्रायोरिटी अपने देश के 140 करोड़ नागरिकों का हित है और भारत वहीं से ऊर्जा खरीदेगा जहां से उसे सबसे सस्ता और सुरक्षित मिलेगा।
अब दोस्तों जैसे ही नॉर्दर्न सी रूट पूरी तरह से एक्टिवेट होता है, रसिया के उत्तरी इलाकों से विशालकाय आर्कटिक एलएनजी और कच्चे तेल के टैंकर सीधे भारत के बंदरगाहों पर पहुंचने लगेंगे। ना तो इन जहाजों को हॉर्मुज की सक्रिय खाड़ी से किसी तनाव का डर होगा, ना ही स्वेज कैनाल के जाम का। इतना ही नहीं, भारत सरकार ने अपने नाविकों और मरीन इंजीनियर्स को आर्कटिक के बर्फीले पानी के अंदर जहाज चलाने के लिए विशेष पोलार नेविगेशन ट्रेनिंग देने का भी काम स्टार्ट कर दिया है। भारतीय नौसैनिक और मर्चेंट नेवी के जवान अब रसिया के सेंट पीटर्सबर्ग और व्लादिवोस्टोक के मरीन एकेडमीज के अंदर सब जीरो टेम्परेचर के अंदर नेविगेट करने की ट्रेनिंग ले रहे हैं। लेकिन दोस्तों भारत की रणनीति यही खत्म नहीं होती है। भारत ने इस चक्रव्यूह के अंदर एक तीसरा और सबसे घातक समुद्री कॉरिडोर भी जोड़ दिया है, जिसे ईस्टर्न मैरीटाइम कॉरिडोर यानी कि चेन्नई व्लादिवोस्टोक मैरीटाइम कॉरिडोर कहा जाता है। ये रास्ता भारत के पूर्वी तट पर मौजूद चेन्नई पोर्ट को रसिया के फार ईस्ट के अंदर मौजूद व्लादिवोस्टोक पोर्ट से जोड़ता है। दोस्तों अगर आप पुराने रास्ते से चेन्नई से व्लादिवोस्टोक जाना चाहें तो आपको पूरे यूरोप और स्वेज कैनाल से होकर के लगभग 16,000 किलोमीटर का चक्कर लगा करके जाना पड़ता है, जिसके अंदर 40 दिन से ज्यादा का समय लगता है। लेकिन दोस्तों चेन्नई व्लादिवोस्टोक कॉरिडोर ने इस दूरी को घटा करके मात्र 10,300 किलोमीटर कर दिया है, जिससे सफर का समय घट करके 24 दिन का रह गया है। यानी सीधे 16 दिनों की भारी भरकम बचत हो चुकी है। ये गलियारा बंगाल की खाड़ी, अंडमान सागर और स्टेट ऑफ मलक्का से होकर के सीधे साउथ चाइना सी के मुहाने से गुजरता है। इसका सबसे बड़ा रणनीतिक असर यह है कि जो चाइना हिंद महासागर के अंदर अपने पैर जमाने के लिए सपने देख रहा था, भारत ने उसी चाइना के बैकयार्ड यानी कि साउथ चाइना सी और रूसी सुदूर पूर्व के अंदर अपनी स्थायी व्यावसायिक और नौसैनिक मौजूदगी दर्ज करवा दी है। अब दोस्तों जरा इस पूरी तस्वीर को एक साथ जोड़ करके देखिए और समझिए कि नई दिल्ली किस लेवल की ग्रैंड चेस गेम खेल रही है। एक तरफ वेस्ट के अंदर भारत, अमेरिका, यूएई और इजराइल के साथ मिलकर के आईमैक का निर्माण हो रहा है। दूसरी तरफ उत्तर के अंदर भारत रसिया के साथ मिलकर के नॉर्दर्न सी रूट और आर्कटिक एनर्जी नेटवर्क को अपने हाथों के अंदर ले रहा है। और इसके बीच में भारत ने ईरान के साथ मिलकर के INSTC यानी कि इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर को एक्टिवेट कर रखा है। INSTC 7,200 किलोमीटर लंबा एक ऐसा मल्टी मोड नेटवर्क है जो मुंबई से शुरू होकर के समुद्र के रास्ते ईरान के चाबार और बंदर अब्बास बंदरगाहों तक जाता है। वहां से रेल और सड़क नेटवर्क के जरिए कैस्पियन सागर, आर्मेनिया होते हुए सीधे रसिया की राजधानी मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग तक पहुंचता है। दोस्तों ये कॉरिडोर स्वेज कैनाल के मुकाबले 30% सस्ता और 40% ज्यादा तेज है। और जब भारत ने मई 2024 के अंदर ईरान के चाबार पोर्ट के शाहिद बाहिती टर्मिनल के संचालन के लिए 10 साल की ऐतिहासिक लॉन्ग टर्म डील साइन की, जिसके अंदर भारत ने $120 मिलियन का डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और $250 मिलियन की क्रेडिट लाइन देने का पक्का वादा किया, तो अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट ने सैंक्शंस की चेतावनी जारी कर दी थी। लेकिन भारत ने बिल्कुल साफ कर दिया कि चाबार भारत के लिए सेंट्रल एशिया और अफगानिस्तान तक पहुंचने का एक नॉन नेगोशिएबल नेशनल इंटरेस्ट है। चाबार पोर्ट पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट से मात्र 72 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है, जहां चाइना ने पाकिस्तान के ग्वादर के अंदर अरबों डॉलर फूंक करके सीपैक का सपना देखा था। आज वो ग्वादर वीरान पड़ा है, जबकि भारत का चाबार पूरे यूरेशिया का सबसे बड़ा कमर्शियल गेटवे बन चुका है। दोस्तों इसे कहते हैं भारत की अजय स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी यानी कि रणनीतिक स्वायत्ता। आज दुनिया का कोई भी एक देश, कोई भी एक सुपर पावर भारत को अपनी शर्तों पर झुकाने के लिए मजबूर नहीं कर सकता है। और दोस्तों अब भारत ने जिस लेवल पर ये नया रूट खोल डाला है, उसको लेकर के आप क्या कुछ कहेंगे? कमेंट में अपनी बात जरूर कहें। नमस्कार दोस्तों।